नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तिरुपति के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। अब तक जिन्होंने नहीं खाए थे वो पछता रहे थे, अब जिन्होंने खा लिए हैं वो पछता रहे हैं। ऐसी स्थिति इस देश में एक पॉलिटिकल कैंपेन ने बना दी है। लेकिन तिरुपति के लड्डू के पीछे की कहानी जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और इसलिए भी इंटरेस्टिंग होगा कि इस देश में किस तरह से आईटी सेल मिलके एक दिन खत्म होने से पहले तिल का ताड़ बना देती है। पूरे देश के हिंदुओं की भावनाओं को इस एक दिन की प्रक्रिया ने झकझोर कर रख दिया है। हिंदुस्तान में जो लोग शाकाहारी हैं, हिंदू हैं और जो वैष्णव हिंदू हैं, उनको जब ये पता चला होगा तो उनके दिल पे क्या बीती होगी। और जो राजनीति करने वाले हैं उनको सिर्फ राजनीति से मतलब था। किसी को क्या लगे, कई लोगों को सोच के उल्टियाँ आ गई होंगी, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, उसके बाद आपको एहसास होगा कि ये कितना गंदा काम किया गया इस पर राजनीति करके, इस मसले को उठा के, और चंद्रबाबू नायडू ने किस तरह की बदमाशी इसमें की है। दरअसल इसको आप ये समझिए कि ये लड्डू एक बहाना है। इसके ज़रिए हम पूरी की पूरी जो हिंदू धर्मस्थल हैं उनके कैरेक्टर को समझ लेंगे। दरअसल ये पूरा जो विवाद है वो विवाद है लड्डू बनाने में जो घी सप्लाई होता है उसके झगड़े का। घी की सप्लाई कांग्रेस की सरकार वाले कर्नाटक के नंदिनी, वहाँ का जो नंदिनी डेयरी है कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की, जैसे उत्तर प्रदेश की पारस है, जैसे मदर डेयरी है, जैसे गुजरात की अमूल है, वैसे वहाँ की नंदिनी है। कर्नाटक के लोग बहुत इमोशनली उससे जुड़े हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो कुछ लोगों को लगा कि नंदिनी डेयरी का रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, क्योंकि कर्नाटक की नंदिनी की सप्लाई अगर लेते रहेंगे तो हो सकता है कहीं कोई किसी जगह पे नाराज़ हो जाए, किसी कोने में, दिल्ली में या कहीं और। तो क्या हुआ कि ये जो घी की सप्लाई है ये किया करते थे नंदिनी वाले, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन वाले, और उससे वहाँ पर लड्डू बना करते थे। अब क्या हुआ कि ये जो ट्रस्ट वाले हैं इनको लगा कि भाई साहब अब हमको घी का सप्लायर बदलना चाहिए, तो उन्होंने घी का सप्लायर नए तरीके से ढूंढा। नंदिनी डेयरी वाले 400 रुपये किलो में इनको घी दिया करते थे, कुल घी 400 रुपये किलो में। लेकिन देवस्थान ट्रस्ट को लगा और सस्ता खरीद सकते हैं, क्यों ना कुछ पैसा बचाया जाए। आप सोचिए, जो 500 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं लड्डू बेचकर, और जिनको लड्डू बेच के मुनाफा नहीं कमाना है बल्कि अच्छा से अच्छा लड्डू लोगों को खिलाना है, वो लोग 300 कुछ रुपए का घी ढूंढ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि AR डेयरी करके एक कंपनी है, उससे सस्ते में घी इनको मिलना, उसने सस्ते में टेंडर डाल दिया, मुझसे लो 325 रुपये, मुझसे लो 320 रुपये, 400 रुपये इनसे क्यों खरीद रहे हो। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा है, एक तो कर्नाटक की डेयरी कांग्रेस सरकार वाली, उसको हटाने का मौका भी मिल जाएगा, और हम यहाँ पे जो है वो 325 में घी खरीदेंगे तो मुनाफा बढ़ेगा। वहाँ ये तिरुपति मंदिर में भारत में इतना चढ़ावा कहीं नहीं आता जितना वहाँ आता है। अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो राम मंदिर का चढ़ावा उसके आगे चुटकी भर भी नहीं है। उस मंदिर के लोग जो सोने चांदी में खेल रहे हैं उनको फिर भी लालच है कि घी 300 सवा 300 रुपये किलो में वो लेंगे। अब इन्होंने क्या किया, कर्नाटक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ठेका कर दिया कैंसिल, और कहा भाई 325 में घी आन दो। अब 325 में जब ये घी आ रहा है तो ये लोग अपना घी से उसी से लड्डू बना रहे हैं। लड्डू बना रहे थे तो इनको स्वाद में लोगों ने कहा ये क्या यार, स्वाद तो आ ही नहीं रहा है, इसमें मज़ा तो आ ही नहीं रहा है, ये तो वाला लड्डू है ही नहीं। तो इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। तो विवाद क्या खड़ा हुआ, तो विवाद होने के बाद भाई कमेटी वालों ने कहा कि ये रायता तो है, तो एक काम करते हैं, पहले ऑर्डर कैंसिल करने से पहले ये नया वाला जो सप्लायर है इसके घी को चेक करते हैं, इसकी घी की क्वालिटी कैसी है। तो उन्होंने क्या किया, इस घी को उठा के इसका सैंपल भेज दिया गुजरात में।
अब गुजरात से जब इसकी रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के अंदर घी में पाम ऑयल मिला, नारियल का तेल मिला, पता नहीं कितनी चीज़ें मिली, और उसके साथ साथ क्या मिला, बीफ की जो चर्बी होती है वो मिली, सूअर की चर्बी मिली और मछली की चर्बी मिली। अब ये चीज़ें मिलने के बाद में इन्होंने तुरंत क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद दोबारा कर्नाटक डेयरी फेडरेशन को कहा कि आप सप्लाई करो, और उनको फिर से ठेका दिया और उन्होंने इनको दूध की सप्लाई देनी शुरू कर दी। यानी जो चर्बी मिली, जो भी मिला, उसकी पहले जांच की, उसको पता चला कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी ख़राब निकली, ख़राब होने के बाद उसकी जांच की गई, और जांच करने के बाद उसके आधार पर उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इनके पास अपना भी फूड टेस्टिंग का सिस्टम है। इनके पास जब सप्लाई आती है घी की, उसकी ये जांच करते हैं, सब घी की ही नहीं, उसमें चने की दाल को पीस के लड्डू बनते हैं, तो उस चने की दाल की सप्लाई और सारी चीज़ों की ये लोग खुद चेक करते हैं। उसके बाद इन्होंने कराई। अब चंद्रबाबू नायडू को लगा कि ये तो पॉलिटिक्स का मौका है, हम इसमें जो है पुरानी वाली सरकार को लपेट देते, क्योंकि 100 दिन इनकी सरकार के हुए थे, वो उनको लपेटने वाले थे। उन्होंने कहा 100 दिन में ऐसा कर दो खेल कि लोग 100 दिन सरकार के बारे में चर्चा ही ना करें, लड्डू पे बातचीत करें। तो उन्होंने क्या किया, वो बयान दे दिया, और उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने वो जो रिपोर्ट थी पुरानी वाली, महीना 1.5 महीना पहले की, जिसके आधार पे फैसला हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका था, नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका था, उसको पब्लिक कर दिया। अब वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी तो उस पर पूरा बवाल शुरू हो गया। जो अब देखिए, अब ये पॉलिटिकल मसला बन गया। फिर कुछ लोग कहने लगे कि इसमें मांग कर रहे हैं कि इसमें लड्डू की सप्लाई में, घी की सप्लाई में सिर्फ हिंदुओं का ही इस्तेमाल होना चाहिए, तिरुपति मंदिर में पॉलिटिक्स। आपको जब ये कोई कहा जाएगा, कहेगा, देखिए कितनी शरारत होती है इन चीज़ों में, कि आपको कोई कहेगा कि साहब जो सप्लाई हो रही है ना उसमें मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि इसका मतलब जो चर्बी है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कोई सप्लाई कर रहा था इनको घी, उसमें पाई गई है, या प्रसाद बनाने वाले लोगों में कोई मुसलमान होगा। पहले ही दुनिया भर का फैला रखा है, थूकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने आपको एक वीडियो पूरा रियलिटी चेक बता चुका हूँ, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो ये जो खराबी निकली, ये केवल 10 टैंकर सप्लाई हुए थे वहाँ पे। उस 10 टैंकर सप्लाई होने के बीच में ही खराबी निकल आई। आपने जब आज सोशल मीडिया पे देखा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि ये सालों से चर्बी खिलाई जा रही है लोगों को, और पता नहीं कितने साल से। भाई एक आदमी ने नया सप्लायर चुना, उसने कम उनको कोट किया था, इन्होंने उस कम सप्लायर वाले से सप्लाई ली। जब इनको क्वालिटी ख़राब लगी, इन्होंने चेक किया, उसको हटा दिया। इस काम में इनको कोई सालों नहीं लगे, महीनों नहीं लगे, महीने 1.5 महीने में इन्होंने फैसला करके ख़त्म भी कर दिया। जुलाई तक मामला नक्की हो चुका था, अभी जून तक ये नक्की हो चुका था। अब आप सरल तरीके से तैयार समझ गए होंगे इसको। अब आप समझिए कि ये कितना बड़ा कारोबार है लड्डू का, जिसमें घी की क्वालिटी से इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। अगर आप किसी भी बीकानेर वाला हो, हल्दीराम हो, या उसकी जो दुकान पे जाएं और वो अगर रॉ मटेरियल से इस तरह के समझौते करे तो आपको कितना बुरा लगेगा। भैया मुंह मांगा दाम देते हैं, दुनिया से दोगुना दाम दे रहे हैं तुमको। अब हालत ये है कि हर दिन तिरुमाला में 3 लाख लड्डू तैयार होते हैं और इनको भक्तों में बांटा जाता है। 500 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है। 300 साल पुरानी परंपरा चल रही है। 1715 में ये लड्डू बनना शुरू हुआ था और इस लड्डू को GI टैगिंग मिली है 2014 में। GI टैगिंग होती है, इसका मतलब ये है कि ये लड्डू जो है इसकी क्वालिटी की गारंटी है, और इसके साथ साथ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में इसकी क्वालिटी की जांच होती है, सब कुछ होता है। उसके बावजूद चंद्रबाबू ने कर दिया खेल। अब आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके साथ एक नई बहस खड़ी हुई है। सनातन धर्म रक्षण बोर्ड। अब पवन कल्याण ने इस मांग को उठा दिया। सोशल मीडिया पे बार बार कई लोग इसको दोहरा रहे हैं। परसों नरसों वो डॉक्टर काटजू का, जो जस्टिस काटजू का एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं अजित अंजुम के चैनल पे। उसमें कह रहे थे कि 90% हिंदुस्तानियों का ये खाली है। तो क्या हुआ है कि जब से वक्फ बोर्ड का विवाद छिड़ा है
तब से कुछ लोगों ने हिंदू वक्फ बोर्ड की एक बहस खड़ी कर दी है और उसी में ये सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का आइडिया है। मेरी क्या राय मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनना ज़रूरी है, इस देश में ज़रूर बनना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर वो वक्फ बोर्ड की तर्ज पर बनता है तो क्या होगा, तो ये होगा कि जितनी संपत्तियां हिंदू धर्म की हैं, जो भगवान की संपत्तियां हैं, जिनको जैसे रामलीला विराजमान की वो संपत्ति बताई गई थी ना राम मंदिर वाली, उस तरह की जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का प्रबंधन ये जो ट्रस्ट है ना, और जगह जगह खुले हुए हैं, उज्जैन में बना हुआ है, काशी में बना हुआ है, अपने ट्रस्ट बना दो, अपने लोग घुसा दो उसमें। किसी ट्रस्ट में कांग्रेस की सरकार है, उसने अपने लोग घुसा दिए, कहीं पे जो है वो बीजेपी की सरकार है, उसने आरएसएस के लोग घुसा दिए। ये जो होता है, इसके अलावा कहीं पे कोई मठाधीश हैं तो उन्होंने कब्जा कर रखा है, कहीं पे किसी अखाड़े ने कब्जा कर रखा है। तो ये सारी संपत्ति क्या होगी, ये सारी संपत्ति एक बोर्ड से गवर्न होगी। एक उसके लिए एक मंडल बन जाएगा सरकार का बोर्ड। वो बोर्ड कैसे काम करेगा, अगर हम मॉडल को ले वक्फ बोर्ड वाले को, तो उस बोर्ड में फिर प्रतिनिधि होंगे, 2 सरकार के आदमी होंगे, 2 विधायक, वहाँ का स्थानीय विधायक या सांसद भी उसमें होगा, एक हिंदू धर्म की तरफ से कोई वकील भी होगा जो हिंदू मामलों को, उनकी संपत्तियों की देखभाल को लेकर मुकदमा लड़ सके और लीगल एक्सपर्ट हो। इसके अलावा एक कोई उसमें धर्माचार्य भी होगा, चाहे वो किसी को भी रख लो, एक होगा। और इस बोर्ड का गठन जो है हर राज्य में अलग अलग होगा, हर राज्य के मंदिरों के लिए और भगवान की संपत्तियों के लिए अलग एक गठन हो जाएगा। और गठन होने के बाद में उस बोर्ड के अंदर सरकार के भी 2 नॉमिनी होंगे, तो सरकार के भी 2 आदमी बैठे होंगे, यानी पूरी तरह से जो हिंदुओं के मंदिरों का प्रबंधन है वो एक्सपर्ट हाथों में चला जाएगा। और उसके अंदर निहित स्वार्थ नहीं रहेंगे। क्यों, जैसे वक्फ बोर्ड में बदलते रहते हैं लोग, वैसे इसके अंदर भी लोग बदलेंगे। सरकार के 2 प्रतिनिधि, जिसकी सरकार होगी सरकार अपने 2 प्रतिनिधि भेजेगी। कोई वकील एक होगा, भाई जो आपको लगता है वकील अच्छा है उसको रख लेंगे लोग। तो ये जो जितनी संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों की लूट जो है वो बंद हो जाएगी। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये कोई धर्मरक्षण बोर्ड टाइप की संस्था इसको चला रही होती, अगर वो काशी को चला रही होती, तो आज वहाँ टिकट विकट नहीं लगते, इस तरह से पूरा का पूरा एक सेटअप बन गया। या वहाँ के उज्जैन की तरह नहीं होता कि वहाँ पे पता चला कि जो पंडित थे, पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी उसको तोड़ दिया, प्रशासन के हाथ में है, कहीं सरकार के हाथ में। सरकार क्यों मंदिरों का प्रबंधन करेगी, सरकार का काम नहीं है ये। सरकार, एक धर्मनिरपेक्ष देश की सरकार क्यों मंदिरों का प्रबंधन करेगी। पता चला जिला अधिकारी महोदय उसके कस्टोडियन बने हुए हैं। वो सारी संपत्ति ऐसे बोर्ड के पास चली जानी चाहिए। धर्म रक्षण बोर्ड, जो भी नाम उसका आप देना चाहे बदल दो, उसका जो नाम रखना है रख दो। तो कम से कम धार्मिक संपत्ति जो एक्सपर्ट लोग हैं उसके, वो संभालेंगे। सरकार के प्रतिनिधि होंगे, ऐसा भी नहीं है कि उसमें एक ही तरह के लोग हों, एक ही धर्म के लोग हों। तो एक बड़ी अच्छी तरीके से इन सारी संपत्तियों का हिसाब किताब हो जाएगा। इन संपत्तियों पर कोई कब्जा ना कर सके, कोई अवैध रूप से बेच ना सके, इसके लिए आप प्रोटेक्शन लगा दो। जैसे वक्फ बोर्ड में आपने लगाया कि भैया वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, अगर उस संपत्ति को कोई बेचेगा तो वक्फ बोर्ड पहले कह देगा भैया मंदिर हमारा है, इस मंदिर को कोई बेचना है तो हमको बताना। जैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, किसी आदमी ने अनाथालय के लिए कुछ दान किया है और वो संपत्ति कोई कब्जा करना चाहे, कुछ करना चाहे, तो वक्फ बोर्ड पहले जाके रजिस्ट्रार को बोल देता है कि देखो जी हमारी संपत्ति, कहीं ऐसा ना हो कल को कोई इसको बेच दे, तो जब इसको बेच रहा हो तो आप हमको जरूर बताना। एक बढ़िया व्यवस्था ऐसी बन जाए कि जो बेच रहा है उसको हमारे पास भेजना। तो इस तरह से पूरी जो हिंदुओं की संपत्तियां हैं, इस पे कहीं किसी ने कब्जा किया हुआ है, कहीं किसी ने कब्जा किया है, कहीं किसी बाबा ने कब्जा करके, पता चला गोलियां चल रही हैं लोगों के बीच में कि संपत्ति मेरी है, ये मेरी है। ख़त्म हो जाएगा। भगवान की संपत्ति भगवान की होनी चाहिए, और भगवान की संपत्ति को एक एक्सपर्ट ग्रुप जो है, जिसको आप कोई भी बोर्ड नाम दे दो, वो उसकी देखभाल करेगा जैसे वक्फ बोर्ड कर रहा है। और आप सोचिए अगर इस तरह से आप करेंगे तो जैसे वक्फ बोर्ड के बाद में बहुत सारी संपत्तियां हो गई हैं, संरक्षित करते 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 हिंदुओं के पास भी संपत्तियां हो जाएंगी। इस मांग को तो आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन ये पवन कल्याण ने जो मांग उठाई है, अगर जैसे ही ये मांग आगे जाएगी, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा।
क्योंकि कहीं पे किसी मंदिर पे कोई कब्जा करके बैठा हुआ है, कहीं कोई मठाधीश है, कहीं किसी ट्रस्ट में किसी के लोग हैं। अरे मैं आपको बताऊं कि राजा महाराजा जो थे पुराने वाले, नाम किसी का नहीं लूँगा, उन्होंने क्या किया कि जब सरकार ने उनकी संपत्तियों को सीमित किया और उसका राष्ट्रीयकरण किया, तो उन्होंने जो धार्मिक संपत्तियां थीं उनको सरकार को देने के बजाय ट्रस्ट बना दिए, और वो ट्रस्ट इनके पॉकेट के ट्रस्ट थे, और उन ट्रस्टों में इन्हीं के नॉमिनी बैठे होते हैं वो, यानी वो पूरी संपत्ति इन्होंने बचा ली, राजाओं ने देश को देने के बजाय अपने पास रख ली ट्रस्ट के नाम पे। ये गोरख धंधा ही बंद हो जाए, क्योंकि वो जितने मंदिर हैं जो ट्रस्ट के नाम पे देवस्थान ट्रस्ट टाइप का बना के इन्होंने रखे हुए हैं, वो सारे के सारे मंदिर वक्फ बोर्ड के अंदर में आ जाएंगे, माफ़ कीजिए जो धर्मरक्षण बोर्ड के अंदर में आ जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था, आइडियल व्यवस्था होने वाली है। अगर ये इसकी मांग उठी है तो मेरा तो मानना है इस पर बहस होनी चाहिए इस देश में, और इस देश में मसला उठना चाहिए कि ऐसा बोर्ड हिंदुओं का भी बने जिसमें ये जो संपत्तियां हैं इनको स्वार्थी लोग, धर्म के ठेकेदार और दूसरे लोग जो कब्जाते हैं वो सब बेदखल हो जाएंगे। आज की तारीख में मठाधीश जैसा कहीं कोई सिस्टम आपको दिखाई नहीं देगा मुसलमानों में। जो उनके देवबंद वेबंद हैं वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है, व्यवस्था है, लेकिन वो भगवान की संपत्ति पे कब्जा करके नहीं बैठे हुए हैं। तो अगर ये हो जाए तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो मेरा तो मानना ये है कि ये जो लड्डू विवाद है, एक तो आप समझ गए होंगे, एक ठेकेदार का मामला है। एक ठेकेदार को सस्ते माल के चक्कर में 500 करोड़ की बिक्री करने वाली एक आइटम बेच के जो संस्था है, वो सस्ते ठेके, एक सरकारी संस्था से जिससे सप्लाई आती थी उसको हटा के उसने क्या किया, एक ठेकेदार को दे दिया, सस्ते ठेकेदार को। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, चर्बी आई कैसे? देखिएगा, वैसा है, मैं आपको एक दूध का हिसाब बताता हूँ। 400 रुपये और 300 रुपये में भी जो दूध की सप्लाई कर रहे हैं लोग, वो किसी भी हालत में न्याय नहीं कर रहे हैं। मेरे पास एक कैलकुलेशन है जिसमें दैनिक भास्कर ने दूध की कीमतों को लेकर एक कैलकुलेशन बनाया था। ये कैलकुलेशन दैनिक भास्कर ने किसी एक दूध के व्यापारी के हवाले से छापी थी। वो बताता है कि 30 लीटर दूध में सिर्फ 1.5 से 2 किलो घी बनता है, और दूध 1200-1300 रुपये का हो जाता है 30 लीटर। यानी खाली दूध की लागत निकालो, आग की सारी चीज़ें हटा दो, तो आपको अगर शुद्ध घी चाहिए तो 1300 रुपये किलो होना चाहिए। और ये जो है घी ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये में बिकता है उसका। तो एक तो ये है कि ये घी के अंदर जो घी आता है, इसके अंदर मिलावट के बगैर कोई घी का व्यापारी घी बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता। पतंजलि के घी के ऊपर भी सवाल उठे थे, याद कीजिए, उनके नमूने भी फेल हुए थे। तो ऐसा क्यों होता है? अब ये सवाल उठता है कि ये जो कंपनियां घी बेच रही हैं आपको, अलग अलग कंपनियां, घी लाती कहाँ से? बटर ऑयल एक ऐसी घी की नस्ल है या घी का एक प्रकार है जिसमें से खुशबू निकाल दी जाती है। भारत में हम लोग जो घी खाते हैं, हमको घी की खुशबू पसंद है। पश्चिम में इसको वो बदबू मानते हैं। तो बटर ऑयल जो है वो उससे बनाते हैं, वो यानी घी को एकदम क्लियर करके बटर ऑयल बनाते हैं। भारत में चूँकि डेनमार्क में और पूरा वहाँ पे गाय ही ज़्यादा पाली जाती हैं, वहाँ भैंस की फार्मिंग नहीं होती है। तो गाय का बना हुआ बटर ऑयल थोड़ा पीला सा होता है, उसको ये लोग वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर उस बटर ऑयल में यहाँ पे एसेंस मिलाया जाता है, कौन सा? घी वाला एसेंस मिला के उसको ये बना देते हैं गाय का घी। गाय का घी क्योंकि वहाँ तो गाय ही पलती है, वहाँ से आया, उस घी में इन्होंने एसेंस मिला दिया, थोड़ा कलर मिला दिया अगर पीला नहीं है तो, और फिर उसको डब्बे में भरा और आपको कहा लीजिए गाय का घी। तो आपने अक्सर देखा होगा, लोग ये सवाल उठाते हैं कि भैया इतना दूध भारत में तो पैदा नहीं होता, कि इतना घी अचानक आ जाए और इतना सस्ता सस्ता मिलने लगे। भाई आप भी अपने घर में घी निकालते होगे मलाई से, तो आपको भी आइडिया होगा कि कितना घी निकल सकता है, कितनी क्रीम निकल सकती है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ये जो एंगल है इंपोर्ट करने वाला, ये एंगल बहुत भारी एंगल है। अब ये जो सप्लायर है जिसने 350 रुपये किलो में ले लिया था ठेका, इसने या तो वहाँ से सोर्स किया और वहाँ पर जो घी बनता है क्लैरिफाइड,
देखिए बेसिक बात ये है तो एनिमल फैट, चाहे आप मक्खन खाओ, चाहे घी खाओ, चाहे कुछ खाओ, ये तो है, तो ये जानवर की चर्बी है। तो वेस्ट में वो चर्बी अलग अलग तरीके से वो लोग दूसरी चर्बी क्या मिलाते होंगे कुछ हमको पता नहीं, हम अनुमान ही लगा सकते हैं। वो माल जो सप्लाई हुआ उसी माल में देखिए पाम ऑयल भी मिलाया गया, ये भी रिपोर्ट में आया है, नारियल का तेल भी मिलाया गया कभी, ये भी रिपोर्ट में आया है। यानी सब प्रकार की मिलावटें उसमें दिखाई दे रही हैं। ये क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि वो जो सप्लायर था जो इनको घी की सप्लाई करता था, वो सप्लायर भी अलग अलग सोर्स से घी लेता रहा होगा। उसमें कोई आदमी इसको जो घी दे रहा होगा नारियल का तेल मिला के दे रहा होगा, कोई आदमी दे रहा होगा वो उसमें पाम ऑयल मिला के दे रहा होगा, कोई सोयाबीन तेल मिला के दे रहा होगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा घी का चक्र सामने आता है। उम्मीद करता हूँ इस घी की कहानी को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतना मोटा कमाने वाला ये ट्रस्ट घी की कंजूसी के चक्कर में हिंदू धर्मावलंबियों का धर्म भ्रष्ट करवा गया। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस तरह की संस्थाएं जो हैं, अगर ये इस पर बड़े बड़े मठाधीश कुंडली मार के ना बैठें, सरकारी सिस्टम से चलें, बोर्ड से चलें, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में भी आज़ादी आ जाएगी, हिंदू धर्म मुक्त हो जाएगा। किन से? धर्म के ठेकेदारों से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।